सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12th के अंतर्गत जो समाजशास्त्र विषय है उसका चैप्टर नंबर 10 की हम क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो पाठ का नाम है नगरीय समाज की चुनौतियां, आधारभूत संरचना, नियोजन। तो इसमें हम देखेंगे कि नगरीय समाज में क्या क्या चुनौतियां आती है, नगर में रहने वाले लोगों के सामने क्या क्या चुनौतियां है, उस सामाजिक चुनौतियां क्या है, उस नगर की सामाजिक संरचना किस तरह की होती है, आधारभूत संरचना की कैसी होती है, और साथ में वो नियोजन यानी उसकी बसावट है, उसकी प्लानिंग किस तरह की होती है। तो पहला प्रश्न देखेंगे, नगरीय समाज के मूल्य क्या है, यानी नगरीय समाज के मूल्य है, यानी नगरीय समाज के क्या मूल्य है। तो उत्तर है, नगरीय समाज के मूल्य व्यक्तिवादी है, अर्थात हर व्यक्ति के दृष्टिकोण का दायरा स्वहित है, यानी स्वहित यानी अपना ही हिस्सा होते हैं। तो नगरीय समाज का जो मूल्य वो व्यक्तिवादी यानी अपने आप तक सीमित है नगरीय समाज के लोग, और हर व्यक्ति अपना ही दृष्टिकोण ये रखता है कि खुद का ही वो हित चाहता है। प्रश्न संख्या 2 है, स्वार्थ जनित सामाजिक संबंध किस समाज की विशेषता का लक्षण है। तो स्वार्थ जनित सामाजिक संबंध नगरीय समाज की विशेषता का लक्षण है। नगर के में अंदर रहने वाले लोग जो है वो स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं, ये उसके जो है सामाजिक लक्षण दिखता है। जल प्रबंधन से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है, जल प्रबंधन से तात्पर्य शहरी विकास के लिए आवश्यक एक ऐसी नीति से है जो मनुष्यों की तत्काल और भविष्य के लिए जल की आवश्यकता को पूर्ण करने के साथ साथ भूमिगर्भीय जल के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करे। प्रश्न संख्या 4 है, आधारभूत संरचना से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है, आधारभूत संरचना से तात्पर्य परिवहन, इमारतें, सार्वजनिक सुविधाएं हैं जो कि किसी नगर में रहने वाले निवासियों का जीवन सहज और सरल बनाती है। इन सुविधाओं के अभाव में नगर खोखले ढांचे के समान होता है। जहां नगरीय समाज अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करता है, मूलभूत सुविधाओं के लिए वो क्या करता है, संघर्ष करता है। प्रश्न संख्या 5 है, स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त में लिखें। तो स्मार्ट सिटी कार्यक्रम क्या है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में विभिन्न शहरों को स्मार्ट शहरी में तब्दील करना। तो स्मार्ट शहर वो बना रहे हैं भारत के विभिन्न शहरों को, जिसमें आर्थिक विकास की सुविधाएं उपलब्ध करा सके, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इन शहरों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार पाए। इसके अलावा कुशल शहरी गतिशीलता एवं सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की सुविधा, किफ़ायती आवास सुविधा, मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उचित स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली सुगम एवं प्रभावी बनाना, प्रभावी शासन, ई गवर्नेंस तथा नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना भी इसके अंतर्गत आता है। सभी तरीके से हमारे नगरों को इस तरह से बना देना कि सारी सुविधाएं नगर के अंदर उपलब्ध हो पाए। लेविस द्वारा नगर नियोजन की दी गई परिभाषा लिखिए। तो प्रश्न संख्या 6 है कि लेविस ने नगर नियोजन की क्या परिभाषा दी थी। तो उत्तर है कि लेविस के अनुसार नगर नियोजन बिल्कुल ऐसा दूरदर्शी प्रयास है जो नगर और उसके निकटस्थ क्षेत्रों के क्रमबद्ध और आकर्षक विकास का स्वास्थ्य सेवा सुविधा और व्यापारिक तथा औद्योगिक उन्नयन को समुचित ध्यान में रखते हुए सुव्यक्तिगत आधारों पर प्रोत्साहित करता है। प्रश्न संख्या 7 है, आवास निर्माण के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम आवास का निर्माण करते हैं तो उस समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो उत्तर है, आवास निर्माण के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आवास सदैव ऊंचे स्थान पर निर्मित किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आवास हमेशा ऊंचे स्थान पर निर्मित हो। आवास सदैव ऊंचे स्थान पर निर्मित किया जाए, है ना। और साथ में आवास में रोशनी तथा हवा की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने जो भी मकान बनाया, जो भी घर बनाया है, उसके अंदर हमेशा रोशनी और हवा की व्यवस्था हो। परिवार में सदस्यों के अनुसार कक्षों का निर्माण होना चाहिए। रसोई घर, शौचालय और स्नान घर की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आदि व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, नगरीय समाज के परिवर्तनों के बारे में लिखे। तो देखो, नगरीय समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर है, नगरीय समाज के जो परिवर्तन है, नगरीय समाज के परिवर्तनों को हम निम्नलिखित आधार पर विश्लेषित कर सकते हैं। व्यक्तिवाद, नगरीय समाज में हर व्यक्ति के दृष्टिकोण का दायरा स्वहित है। व्यवसायों की बहुलता एवं भिन्नता है। तो व्यवसाय में बहुलता यानी बहुत सारे व्यवसाय नगर में मिल जाते हैं, अलग अलग तरह की भिन्नता भी उसमें व्यवसाय में देखी जाती है। नगरीय समाज की आर्थिक संरचना का मूल आधार उसकी अर्थशक्ति है। आज टीवी और इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी के नवीन बाजार ने आर्थिक संस्थान में स्थापित वर्षों के क्रेता विक्रेता के व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित किया है। अगला है गुमनामता। तो गुमनामता क्या है कि एक और नगरीय संस्कृति व्यक्ति को एकांतवाद की ओर प्रवृत्त कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर व्यक्ति सोशल मीडिया के सहारे नवीन एवं अनजान लोगों के छद्म रिश्ते स्थापित कर रहा है। छद्म यानी छुपे हुए रिश्ते, कि एकांत में रहना लोग पसंद करने लग गए हैं, और जो सोशल मीडिया है उससे वो अनजाने और नए लोगों से जो कि छिद्म रिश्ते हैं, छुपे हुए रिश्ते हैं, पर पता ही नहीं है कौन व्यक्ति क्या है, उसके साथ वो रिश्ते स्थापित कर रहे हैं। मानवीय संबंधों की टूटना, है ना। गला काट, प्रतियोगिता, महत्वाकांक्षाओं का बोझ और किसी पर भी विश्वास न कर पाने की प्रवृत्ति ने नगरीय समाज की बहुत आबादी को अवसाद का शिकार बना दिया है। अगला है पारिवारिक संरचना में बदलाव।
नगरीय संस्कृति ने पारिवारिक संरचना में निम्न परिवर्तन ला दिए हैं। पितृसत्तात्मक अधिकारों में कमी। आज वैधानिक आधार पर पुत्र पुत्री दोनों को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, परिवार के आकार में ह्रास। आज संयुक्त परिवार का स्थान एकल परिवार ने ले लिया है। नातेदारी संबंधों का प्रभावहीन होना। नगरीय संस्कृति ने रक्त में विवाह संबंध को शिथिल कर दिया है। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। वैधानिक स्तर पर तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है, परंतु परिवार और कार्यस्थलों के कार्यों के दबाव के कारण वे गहरे मानसिक अवसाद से ग्रसित हो चुकी है। बच्चों में बढ़ता एकाकीपन। देखो, बच्चों में भी एकाकीपन बढ़ रहा है। कैसे कि कामकाजी माता पिता के कारण वे परिवार में सदस्यों की संख्या कम होने के कारण वे निरंतर एकाकीपन का शिकार हो रहे हैं। किशोर अपराध में बढ़ोतरी। कम समय में अधिक से अधिक पाने की लालसा ने किशोरों को अपराधों की ओर धकेल दिया है। अगला प्रश्न, अगला उत्तर है कि विवाह संस्था का कमजोर पड़ना। तो देखो, नगरों के अंदर वैवाहिक जो रिश्ते हैं वो प्रेम, समर्पण, त्याग की भावना शून्य हो गई है। तो वैवाहिक रिश्ते में जो प्रेम है, समर्पण है, त्याग की जो भावना वो खत्म होती जा रही है। अब विवाह विच्छेद के मामलों में वृद्धि हो गई है। अगला है राजनीतिक संस्थाओं में परिवर्तन। तो नगरीय समाज में शिक्षा, अधिकारों के प्रति जागरूकता और राजनीतिक पार्टियों के कार्यों के आकलन के आधार पर नेताओं का चुनाव होने के रुझान दिखाई देने लगे हैं। इस प्रकार नगरीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर बनी हुई है। अगला है, नगरीय समाज में विकास के मुद्दे की चर्चा कीजिए। तो उत्तर है, नगरीय समाज में निम्नलिखित विकास के मुद्दे हैं। पहला है कि सुनियोजित बस्तियां एवं सार्वजनिक स्थलों तक पहुंच। नगरीय समाज का विकास तभी संभव है जब उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो तथा सहज सुलभ जीवन के मार्ग उनके लिए प्रशस्त हो। अमेरिकन प्लानिंग एसोसिएशन ने नगर की विकास नीति के जिन मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख किया है वे हैं मानवीय पैमाने के मुताबिक बस्ती और समुदाय का विकास, यानी कि नगरों में जो बस्तियाँ है, समुदाय है, वो जितने वहाँ पर लोग रह पा रहे हैं उनके आधार पर वहाँ पर उनका विकास करना। मिश्रित उपयोग वाले केंद्र, सुपरिभाषित समुदाय हितों के इलाके जैसे कि कृषि हरित क्षेत्र। तो जैसे हमारे शहरों में हम देखते हैं अलग से हमारे पार्क भी बने हुए हैं, कुछ कृषि आधारित क्षेत्र को अलग से जगह छोड़ी हुई कि वहाँ पर कृषि आधारित क्षेत्र ही होगा। वन्य जीवन कॉरिडोर बनाया गया है या स्थायी रूप से खेती की जमीन या खुले स्थान के तौर पर संरक्षित हरित क्षेत्र छोड़ा जाता है। अगला सहज आवागमन केंद्रीय विकास नगरीय विकास के लिए आवश्यक है। तो सहज रूप से आवागमन के साधन उपलब्ध हो जाए तो उसकी वजह से भी नगरों का विकास होता है। कि परिवहन की योजना इस तरह से बने जिसमें न सिर्फ चार पहिया वाहनों के लिए बल्कि नगर की आम व निर्धन आबादी के लिए परिवहन के सार्वजनिक सरकारी साधनों की उपलब्धता हो या साधनों है, ठीक है, सरकारी साधनों की उपलब्धता वहाँ पर होनी चाहिए। किसी नहीं कि चार पहिए वाले साधन निकले, छोटे मोटे साधन न निकल पाए, तो ऐसी व्यवस्था भी हो कि वहाँ छोटे मोटे साधन हैं। जो गरीब जनता है, नगरीय आबादी वाले लोग हैं, जो है ना मध्यम वर्गीय परिवार है, उनके लिए भी परिवहन की सार्वजनिक सुविधा और सरकारी सुविधा उनको उपलब्ध हो पाए। जल प्रबंधन, जल को सामूहिक संसाधन माना जाए तथा इनका प्रबंधन सुनियोजित एवं स्थायित्वपूर्ण हो। एक ऐसी नीति निर्मित हो जो मनुष्य की तत्कालीन और भविष्य के जल की आवश्यकता को पूर्ण करने के साथ साथ भूगर्भीय जल के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित करें। ऊर्जा प्रबंधन, शहरों में बढ़ती जनसंख्या का दबाव, उसकी अपेक्षाकृत मांग का बहुत अधिक होना उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों पर निरंतर दबाव बनाए हुए है, इसलिए ऊर्जा के दूसरे विकल्प को खोजने की आवश्यकता है। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से जैसे कि सौर, वायु, बायोमास, शहरी औद्योगिक कचरे से छोटी तथा सूक्ष्म ऊर्जा परियोजना लगाई जा सकती है। कचरे का प्रबंधन, कचरा नगर नियोजन को अस्वस्थकर जीवन ही नहीं देता अपितु नगर के सौंदर्य को भी खत्म कर देता है। शहर के विकास के लिए प्रदूषण की रोकथाम, कचरा प्रबंधन की सुविधाओं की विस्तृत योजना प्रक्रिया आवश्यक है। अगला है प्राकृतिक व सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। तो उन्नत नगर विकास के लिए उसके सांस्कृतिक संसाधनों का बहुत अधिक महत्व है। भारतीय नगरों का अधिकांश भाग अट्टालिकाओं से पट गया है, यानी कि भारत में जो भी नगर है उसमें अधिकतर आपको देखोगे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, है ना। वहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई है, पेड़ पौधे और बच्चों के लिए खेलने के लिए स्थान है ना, हरियाली है वो दिखाई नहीं देती है। कहीं ऐसे भूभाग नहीं है जहाँ हरियाली हो, घूमने और बच्चों के खेलने की व्यवस्था हो। मनुष्य स्वस्थ और खुशहाल वातावरण तभी प्राप्त कर सकता है जब प्रकृति और सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण हो। कि व्यक्ति खुशहाल जीवन कब प्राप्त करेगा, जब उसके पास प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हो गए। अगला, नगरीय समाज की क्या चुनौतियाँ हैं, लिखिए। तो नगरीय समाज में कुछ चुनौतियाँ आती है, वो कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो उत्तर है, नगरीय समाज की प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित है। पहला है सामाजिक असमानता, नगरों में समाज में असमानता पाई जाती है, ये नगरीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार लगभग 22% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में राज्य का दायित्व है कि वे ऐसे संसाधनों को विकसित करें जिससे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। आर्थिक विकास, ये किसी भी देश, राज्य और नगर की प्राथमिक आवश्यकता
आवश्यकता है। भारतीय नगरों की चुनौती यह है कि यहाँ धन संपदा चंद लोगों के हाथों में केंद्रित है और आर्थिक विकास की कुंजी उनके हाथों में ही है। यानी कि यहाँ पर धन की जो संपदा है वो कुछ ही लोगों के हाथों में प्राप्त हो जाती है, बाकी अधिकतर लोग गरीब और निम्न वर्ग के अधिकतर पाए जाते हैं। अगला है प्रदूषित वातावरण। तो नगरों के अंदर प्रदूषित वातावरण पाया जाता है। नगरीय समाज प्रदूषित वातावरण में रहकर अस्वस्थ जीवन जीने के लिए विवश है। वाहनों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और खतरनाक विषैली गैसों से वातावरण जहरीला हो गया है। अगला स्वच्छता का अभाव, यानी भारतीय नगरों की पहचान कूड़े का ढेर हो गए हैं। ये ढेर बीमारियों का गढ़ बन गए हैं। अगला है आवासीय समस्या है, यानी अत्यधिक जनसंख्या के कारण नगरों में आवास की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसका प्रमुख कारण ग्रामीण व अन्य क्षेत्रों से आकर बसने वाले लोग हैं। प्रश्न संख्या 11 है, नगरीय आधारभूत ढांचे की स्थिति के बारे में लिखिए कि नगर में आधारभूत ढांचा क्या उसके बारे में बताना है। उत्तर है आधारभूत संरचना से तात्पर्य परिवहन, इमारतें, सार्वजनिक सुविधाएं हैं जो किसी नगर में रहने वाले निवासियों का जीवन सहज एवं सरल बनाती हैं। इन सुविधाओं के अभाव में नगर खोखले ढांचे के समान नजर आते हैं। नगरीय आधारभूत ढांचे की स्थिति के आधार निम्नलिखित हैं। जलापूर्ति, वर्तमान में भारत में किसी भी नगर में 24 घंटे जलापूर्ति नहीं है। वर्ष 2001 में जहाँ इसका प्रतिशत 65.4 था, वहीं अब बढ़कर 71.2 हो गया है। अगला है स्वच्छता। भारत के नगरों में स्वच्छता की चुनौती काफ़ी गंभीर है। वर्ष 2009-10 में शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 423 वर्ग 1 शहरों का स्वच्छता मूल्यांकन ज्ञात करने पर मालूम चला कि केवल 39 शहरी इस मानक पर खरे उतरे हैं। तो स्वच्छता भी नगरों में नहीं दिखने को मिलती है। 2011 की जनगणना अनुसार 12.6% नगरीय जनसंख्या अभी भी खुले में शौच करती है और 32.1% शहरी जनसंख्या पाइप सीवरेज प्रणाली का प्रयोग करती है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सीपीसीबी रिपोर्ट 2005 के अनुसार लगभग 1.1500 MT नगर अपशिष्ट का उत्पादन होता है। ऐसा ठोस अपशिष्ट का यानी कि क्या हो गया 1,15,000 MT नगर अपशिष्ट का उत्पादन होता है। ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक उपचार और निस्तारण कहीं मौजूद नहीं है। जो ठोस अपशिष्ट निकलता है, जो प्रदूषित जो वस्तुएं निकलती है, उसको हम दोबारा रिसाइकिल कर सकें, ऐसा कोई प्रबंधन हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। शहरी परिवहन, भारत में नगरीय सार्वजनिक परिवहन 22% है। केवल 65% शहरों में ही औपचारिक सिटी बस सेवा उपलब्ध है आदि। इस प्रकार भारतीय नगरीय समाज की अधोसंरचना काफ़ी कमजोर और चुनौतीपूर्ण स्थिति में है। अगला है नगर नियोजन के उद्देश्यों और आदर्शों की चर्चा करें। तो उत्तर है नगर नियोजन एक प्रशासनिक योजना है जो नगर के वर्तमान तथा भावी विकास के लिए विस्तृत कार्यक्रमों का निर्माण करती है। पैट्रिक एवरकाम्बी ने नगर नियोजन के निम्नलिखित 3 उद्देश्य बताए हैं। सौंदर्य, नगर का सौंदर्य एवं आकर्षकता तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि समय के साथ उसमें शिथिलता न आए। अतः नगर की सुंदरता बनाए रखने के लिए उसमें सफाई, प्रकाश आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। स्वच्छता, स्वस्थ नागरिक किसी भी देश की अमूल्य निधि है। अतः इसके लिए देश का वातावरण, जलवायु, वायु एवं प्रदूषण रहित होना चाहिए। सुविधा, नगर में आधारभूत सुविधाएं नगरवासियों के जीवन में सहजता और सुलभता के लिए अपरिहार्य है। अतः सुलभ परिवहन व संचार की सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। नगर नियोजन के आदर्श निम्नलिखित है। नगर का विकास नगर के निवासियों की सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था तथा रीति रिवाजों के अनुकूल होना चाहिए। नगर में भवनों तथा बहुमंजिला इमारतों का निर्माण मूलभूत सेवाओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। नगर के सुनियोजित तथा क्रमबद्ध विकास की निश्चित योजना तैयार करना महत्वपूर्ण है, जिससे नगर के प्रसार में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। नगर की योजना में व्यापार, वाणिज्य तथा व्यवसायों का उचित प्रावधान होना चाहिए ताकि नगर को ठोस आर्थिक आधार प्राप्त हो सके। नगर के निकट निर्माण योग्य समर्थ भूमि को नगर नियोजन में सम्मिलित कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में नगर की परिधि का विकास सहजता से हो सके। तो इस तरह से इस चैप्टर के आपके प्रश्न होते हैं कंप्लीट। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।